बड़े सम्मान के योग्य आज की सभा को अध्यक्षता प्रदान कर रहे सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय संचालक महोदय श्रीमान बलवीर सिंह जी, आर्य जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान उपदेशक सम्माननीय श्रीमान उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान तपस्वी मनीषी कवि श्रीमान नृदेव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमान ओम प्रकाश जी, सम्माननीय स्वामी संगीतानंद जी, स्वामी विश्वानंद जी, सम्माननीय हमारे साथ आगरा से पधारे भाटिया जी, इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे समस्त आर्य समाज के बंधु, दूरा के सभी गांव वासी, ओम वाटिका में उपस्थित सभी प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेया मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, इस संसार को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हो गया है जी। बोलो कितना हो गया? लगभग इसीलिए कह दिया है कि याद रहेगा आपको। वैसे इसका एक्यूरेट टाइम भी है, बिल्कुल सही 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 इतना समय इस संसार को बने हुए हो गया। ये संसार बनता है और जो चीज बनती है वो बिगड़ती अवश्य है, ये सिद्धांत है। जो चीज बनी है वो बिगड़ेगी, चाहे वह 2 दिन बाद बिगड़ जाए, 2 साल बाद बिगड़े, 200 साल बाद बिगड़े या और ज्यादा लंबे समय के बाद बिगड़े, लेकिन बिगड़ेगी जरूर। और जो चीज बनती नहीं है वो कभी बिगड़ती नहीं है। तो इस संसार में 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी बनती नहीं है तो वो कभी बिगड़ती भी नहीं है। उनमें से एक का नाम परमात्मा है, जो कभी बनता नहीं है और वो कभी बिगड़ता नहीं है। वो एक अनादि सत्ता है। ऐसे ही जीव भी अनादि सत्ता है, वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है। और एक प्रकृति है जिसमें से सारा संसार बनता है, और सारा संसार ये विकृति है, ये प्रकृति की विकृति है। ये प्रकृति में से नमूना तैयार होता है, फिर उसी में चला जाता है। दर्शन में एक शब्द आता है जिसे नाश कहते हैं। नाश, बोलो प्रेम से, क्या कहते हैं? आप लोग अपने उत्तर सोचिए कि नाश का उत्तर क्या है, नाश का मतलब क्या है। तो दर्शन में नाश का उत्तर है नाश कारण लय। नाश, बोलो, कारण लय। इसका अर्थ क्या हुआ? नाश होने के बाद वस्तु अपने कारण में चली जाती है जी। बोलो जरा, कहां चली जाती है? मूल कारण में। जैसे आपके पास मटका है, उसे फोड़ दो तो मिट्टी बन जाएगा, लेकिन मिट्टी समाप्त नहीं होगी। तो जो कारण में चला जाता है, तो इसका संसार का जो मूल कारण है वो प्रकृति है, वो सब अपने प्रकृति में चला जाता है। तो ये संसार 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए बनता है। इस संसार को बने रहने का समय क्या है जी? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इसे एक कल्प कहते हैं, इसे एक ब्रह्मा का दिन कहते हैं। और इसके बाद बिगड़ जाता है तो लंबे समय, इतने ही लंबे समय तक वो बिगड़ा रहता है। मैं तो यहां बस एक बात आपको शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक चर्चा इस समय करूंगा, एक चर्चा बाद में, 2 चर्चाएं इस समय हो पाएंगी। तो कम से कम एक संदेश आपके बीच चला जाए, मेरा आना आपके बीच सार्थक हो जाए, इसके लिए मैं आपके बीच चर्चा कर रहा हूं। और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस सारे कार्यक्रम का आनंद आ जाएगा। संसार बना 2 अरब वर्ष पहले और चलता चला आ रहा है, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये, इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है या ऐसे ही चल रहा है? तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि जी परिवर्तन का क्या मतलब है। तो देखो, एक परिवर्तन तो होता है जो प्राकृतिक रूप से होता रहता है, और वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो रिसाइकलिंग होता है, पुनर्चक्रण होता है। जैसे आपके पास पेड़ उगे हुए हैं, पेड़ उगने के बाद इनमें एक क्रमिक व्यवस्था, प्रगति होती रहती है। और वो ऐसा भी होता है कि पत्ते निकलते हैं, हरे होते हैं, शक्त होते हैं, पीले होते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वहीं से दोबारा से रिसाइकलिंग सिस्टम चलता रहता है। ठंडी आ जाती है, गर्मी आ जाती है, बरसात आ जाती है, ये क्रम चलता रहता है।
और इसे लोग कई बार परिवर्तन कहते हैं। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, यह परिवर्तन है या रिसाइकलिंग है? बोलो क्या कहेंगे आप इसे? ये परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो वो होता है कि अब ठंडी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी, ये आना ही नहीं चाहिए, कुछ और आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जैसे हमारा जो परिवर्तन हो रहा है, तो हम बचपन से धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, फिर मर जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन है या सिस्टम है? बोलो, ये परिवर्तन नहीं है। लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको देखना है। एक तो ये प्राकृतिक रूप से व्यवस्था चल रही है और एक मानवीय व्यवहार के अंतर्गत चल रहा है। तो मानव के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है, ये देखना है हमें। प्रकृति से तो जो चल रहा है चल ही रहा है, और वो हम बहुत प्रयास करेंगे, कुछ बातें समझेंगे, तब जाकर के उससे आनंद भी ले सकते हैं, दुखी भी हो सकते हैं। पर हम लोग सबसे बड़ा जो देखना चाहिए, जो हमें अच्छे से देखना चाहिए, वो है मानवीय व्यवहार। बोलो जोर से, कैसा है? मानवीय व्यवहार में परिवर्तन आया है। अच्छा, मैंने कह दिया परिवर्तन आया है, ये तो आपने बताना है परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। अब कैसे देखेंगे? तो हम तुलना करेंगे 1000 साल पहले, 50 साल पहले, आज के समय में। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1000 साल पहले कैसे देखेंगे? तो देखो, कुछ इतिहास तो ऐसा है जिसे आपने देखा है, कुछ इतिहास ऐसा है जिसे आपने, बोलो, जैसे आपकी उम्र 50 साल है तो 40 साल का इतिहास तो आपने देखा ही है। कम से कम 10 साल का बालक होता है, उसे बहुत जानकारियां हो जाती हैं, वो देख सकता है। और जब हम 10 साल के थे, आज हम 50 साल के हैं, तो धीरे धीरे उन चीजों को देखते चले आ रहे हैं। तो उस परिवर्तन को हम अच्छे से बोल सकते हैं, और कुछ किताबों में लिखा हुआ है, कुछ हमारे बुजुर्गों ने बताया है, तो हम देख सकते हैं। 100 साल पहले का भी देख सकते हैं और 1000 साल पहले का भी, बोलो, देख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? पहले ज्यादा अच्छा व्यवहार था आदमी का कि आज ज्यादा अच्छा है? हाँ, आनंद आएगा आपको मेरी चर्चा सुनने में। 50 साल पहले आदमी ईमानदार ज्यादा था कि आज ज्यादा ईमानदार है? आनंद लो, जरा जोर से बोलो, पता चलना चाहिए ना कि चल क्या रहा है। 50 साल पहले आदमी ज्यादा ईमानदार था, लेकिन आज का व्यक्ति ज्यादा ईमानदार नहीं है। और आपको मैं हजारों साल पहले अगर ले चलूं, 7-8 हजार साल पहले ले चलूं आपको, तो ऋषि दयानंद कहते हैं पूना प्रवचन में कि मेरे देश के अंदर कहीं कोई अत्याचार नहीं होता था, चोरी, डकैती, बदमाशी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, घोटाले नहीं होते थे, और आज ये सब कुछ हो रहा है। तो आखिर ये परिवर्तन हुआ क्यों है? ये आपके मस्तिष्क को झंझना देगा। आपने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि आखिर ये परिवर्तन हुआ क्यों है? तो इस परिवर्तन का केवल एकमात्र आधार है, उसका नाम है विचार। जोर से बोलो, क्या नाम है? व्यक्ति का विचार बदल दो, उसका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों के विचार बदलते जा रहे हैं, हमें प्रॉपर सही विचार प्राप्त हो ही नहीं रहे हैं, हम गलत विचारों की ओर जा रहे हैं। इसीलिए व्यक्ति बिगड़ता चला जा रहा है। और इसे कविता की लाइन में किसी व्यक्ति ने कहा, अरे गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और बोलो उठता है विचार तो उठता है आदमी। इसीलिए आर्य समाज का मंच इसीलिए सजाया गया है ताकि व्यक्ति के विचारों को उठाया जा सके, ताकि व्यवहार को फिर से ऊर्जा बनाया जा सके। इसके लिए मंच बनाया गया है। मैं समझता हूं मेरी चर्चा आपके पास पहुंच गई है। ये सारा कार्यक्रम वस्तुतः है क्या? तो इसका नाम है वैचारिक आंदोलन। जोर से बोलो, क्या नाम है? मस्तिष्क परिवर्तन। आदमी की खोपड़ी बदल दो बस। तो कुछ लोगों ने खोपड़ी बदल दी, वो कामयाब हो गए और आतंकवादी बना दिए। कुछ लोगों ने खोपड़ी बदल दी, उन्होंने जातिवाद को पोषित कर दिया। कुछ लोगों ने खोपड़ी बदल दी, वो यहां पर तमाम तरह के अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी खोपड़ी को ठीक नहीं कर पाए। और यार समाज के पास आओगे तो खोपड़ी बदल जाएगी, ठीक हो जाएगी, और सारे संसार का मुकाबला करने को व्यक्ति तैयार हो जाएगा। वस्तुतः सारा कार्यक्रम ये है। मेरी बात पहुंची आप तक? व्यक्ति का मस्तिष्क परिवर्तन हो जाता है तो वह व्यक्ति मनुष्य नहीं रहता है, वह व्यक्ति राक्षस बन सकता है। और अगर मनुष्यता का पाठ अगर उसे मिल जाए तो वो मनुष्य ही बन सकता है, और मनुष्य ही नहीं बंधु, वो देवता बन सकता है। केवल विचारों की उत्तमता होनी चाहिए।
जिसके पास जितने अच्छे विचार हैं वह व्यक्ति उतना ही अच्छा होता है। अरे ऊंचा नीचा कोई जन्म के आधार पर नहीं होता, ऊंचा नीचा किसी घर के आधार पर नहीं होता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना नसो वंदे निर्गंधाय सुखा। नीतिकार कहता है कि किसी के बहुत अच्छे घर में पैदा होने से कोई बड़ा थोड़ी हो जाता है, चाहे वो रूपवान हो, भरपूर यौवन हो, चाहे वो बहुत अच्छे कुल में पैदा हो, लेकिन अगर उसके पास विद्या है तो वह किसी कुल में पैदा हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खुद भी कल्याण को प्राप्त कर सकता है और संसार को भी कल्याण के रास्ते पर ले जा सकता है। वस्तुतः सारा खेल विद्या का है, सारा खेल विचारों का है। इसीलिए जब जब विचारों की कमी आई है तब तब कुछ महापुरुषों ने आकर इसको उन्नत करने का प्रयास किया है और इसे सबसे बढ़िया उन्नति पर रास्ते पर ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो उनका नाम है महर्षि दयानंद जी महाराज। इन्होंने सारी व्यवस्थाओं को ठीक से देखा। मैं दोपहर को आपसे लंबी बात करूंगा, इस समय तो मैं आपको केवल 2 उदाहरण दूंगा और 2 उदाहरण, वैसे तो क्या है ये बहुत लंबी चर्चाएं हैं, इस चर्चा को कई 5-7 दिन लगातार सुनेंगे तब पता चलेगा। और चूंकि आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं, मैं सहज सुलभ हूं, कभी भी आ जाऊंगा मैं आपके बीच। आपको तो बस कुछ योजनाएं बनाकर काम करना है। देखो मैं 3 बातें इस समय फिर बता रहा हूं सिद्धांत की। एक पुस्तिका है, आप लोग पढ़ना, पुस्तिका का नाम है व्यवहार भानु। बोलो क्या नाम है? व्यवहार भानु। आप में से कितने लोगों ने पुस्तक देखी है? अब वही गिने चुने चेहरे हैं जिन्होंने पुराने नए लोगों में देखने की बात कर रहा हूं, पढ़ने की नहीं कर रहा। मुझे मालूम है ना, पढ़ी ज्यादा लोगों ने नहीं है। और आपको एक बात बताएं, बड़ी रोचक बात, पठन पाठन व्यवस्था की तीसरी पुस्तक है, अर्थात शुरुआत में ये पुस्तक सबको पढ़नी चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ी है तो समझो हमने, अरे बोलो कुछ नहीं पढ़ा है हमने, क्योंकि इसका आधार हमारे व्यवहार से है। और अगर हम पढ़ लिख कर व्यवहार गलत कर रहे हैं तो क्या पढ़ा फिर हमने? अरे बोलो कुछ नहीं पढ़ा हमने। अगर कोई नौजवान पढ़ लिख कर बदतमीजी कर रहा है तो बोलो पढ़ाई सार्थक है निरर्थक? निरर्थक ही है। अच्छा बताओ, ज्यादातर की सार्थक है कि निरर्थक है? निरर्थक ही जा रही है। तो ऋषि दयानंद ने वहां 2 बातें लिखी हैं, मैं यहां एक बात लूंगा बस। उन्होंने लिखा सबसे पहला काम होता है श्रवण। बोलो प्रेम से, क्या है? श्रवण। दूसरा है मनन, तीसरा है निधिध्यासन और चौथा है साक्षात्कार। और साक्षात्कार का अर्थ है व्यवहार। और से बोलो क्या है? किस पर आधारित है? सुनने पर। हम जो सुनते हैं हम वही व्यवहार करते हैं। जैसे एक बच्चा बाहर से आया और घर में उसने गाली दी, घर में आकर अपने बाप को कहा, बाप को गाली दी, तो घर वाले लोग क्या कहेंगे उसे? तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या कहा जाएगा, तो मैं बताता हूं आपको। घर वाले लोग कहेंगे ये बता कहां से सीख कर आया है। तो और से बोलो क्या कहेंगे? क्योंकि घर में तो इन शब्दों का कोई प्रयोग करता ही नहीं है। कहां से सीख कर आया है, इसका मतलब बिना सीखे कोई गाली बोलो नहीं दे सकता। अर्थात जो बदतमीजी हो रही है वो कहीं ना कहीं से तो सीखी होगी। पहला सुनना, फिर मनन करना, फिर निर्णय करना और चौथा है व्यवहार करना। चलो, आप में से कुछ युवा वर्ग भी हैं, कुछ 8-10 बच्चे हैं हमारे पास, ये कंप्यूटर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। मैं कंप्यूटर की भाषा का एक प्रश्न करता हूं। कंप्यूटर में 3 बातें हैं। पहली बात है इनपुट, शेष 2 बताओ नौजवान। पहली क्या है? इनपुट। दूसरी क्या है जी? बहुत बढ़िया, इनको ताली बजाओ इनके नाम एक बार। बहुत बढ़िया। दूसरी आउटपुट नहीं है, दूसरी प्रोसेस है, तीसरी आउटपुट है। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा मनन, उसके बाद व्यवहार होगा। आउटपुट का मतलब है व्यवहार। और अब एक बात और सुनो, आध्यात्मिकता की बात। मैं आत्मा हूं और आत्मा को काम करने के लिए शरीर मिला हुआ है। बोलो क्या है? शरीर क्या है? साधन। बोलो क्या है? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। तो यहां पर हमने जब इसका विश्लेषण गंभीरता से देखा तो आत्मा के पास 3 साधन हैं। जोर से बोलो क्या है?
कौन कौन से हैं नोट करो। पहला है ज्ञानेंद्रियां, जोर से बोलो। दूसरा क्या है? अंतःकरण। और तीसरा क्या है? कर्मेंद्रियां। अब आपके सिस्टम, काम करने का सिस्टम समझ में आ गया होगा। पहले ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान अर्जित करेंगे, फिर अंतःकरण है जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसके अंदर क्या होगा? मनन होगा। और फिर कर्मेंद्रियों से हम कर्म करेंगे। ये कर्म तब होगा जब पहले मस्तिष्क में आएगा। मस्तिष्क में कब होगा? जब पहले ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अंदर जाएगा। जब तक जो भाषा हमने सुनी नहीं है, हम उस भाषा को कभी बोल नहीं सकते। तो पहले अच्छा काम करना चाहते हो तो पहले अच्छा सुनना शुरू करो। अगर अच्छा सुना नहीं है तो बोलो अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे एक बात और, आप लोग मुझे बता सकते हैं, ये बहुत अच्छा सुंदर भवन बनाया है, पहले ये भवन ऐसे ही बन गया है या पहले कागज में बनाया होगा? जोर से बोलो, आवाज नहीं आती आपकी, बोलो। अच्छा, पहले कागज में बनाया होगा या पहले दिमाग में बना होगा? राइट। अब आप सोचो, सारे निर्माण कहां होते हैं? बोलो जोर से, दिमाग में होते हैं। अच्छा, दूधिया ने, धन्यवाद बाबू जी, बैठो। दूधिया ने कैन में दूध में पानी मिला दिया, तो पहले दूधिया की कैन में मिलावट हुई या दिमाग में? हाँ, अर्थात सारी खराबी कहां से आ रही है? सास बहू में लड़ाई पहले हुई कि दिमाग में लड़ाई पैदा हुई? पहले दिमाग में तैयार हुई कि प्रोग्राम बनाना कैसे है। अर्थात खराबी कहां से आ रही है? बोलो, दिमाग खराब हो गया। ये ऐसी दी बात। इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे, मेरा गोबर ही भरा है क्या? तो गोबर भरा नहीं बंधु, भर दिया गया है। इस देश को विनाश के रास्ते पर ले जाने का सारा प्रोग्राम चल रहा है। और कैसे चलता है? अब आओ मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पहले, फिर समय बचेगा दूसरा दूंगा। सुनो, एक महिला थी, उसका नाम था मंथरा। सब जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं? आज है कि नहीं? अब मुस्कुरा रही है मैंने कि आज कहीं ना है। अरे आज भी हैं। सुनो, एक महिला थी रामायण काल में, उसका नाम था मंथरा। और मंथरा ने एक बार अपने अयोध्या नगरी में देखा, बड़ी हलचल हो रही है, हलचल हो रही है, सजावट हो रही है, छिड़काव हो रहा है। उसके दिमाग में बात बैठी है, हो क्या रहा है? और महिलाओं में एक विशेष गुण होता है, जानने की इच्छा। जानने की, अगर आप देखना चाहते हो इच्छा कितनी प्रबल होती है, तो मोहल्ले में लड़ाई हो जाता हो, देखो। जब तक सारी खबर नहीं ले आए तब तक चैन। किसने की, किससे हुई, किसने कराई, अच्छा कल क्या होगा, यहां तक की खबर लेके आती है बहनें। मंथरा ने विचार किया, भाई चल क्या रहा है? अट्टालिका पे चढ़ गई। और ज्यादा उसने देखा कि बड़ी गहन तैयारी चल रही है। बराबर की अट्टालिका थी माता कौशल्या की। माता कौशल्या की सेविका भी तैयारी कर रही थी, तो कनेक्शन बढ़ाया, मन की बता प्रोग्राम क्या है। उसने बता दिया कि सुबह श्री राम को राजा बनाया जाएगा। ओहो, तुरंत एक सेकंड में उतर आई और महारानी कैकेयी के भवन में, कक्ष में जाकर कहती है कि अब तुम सोती रहो, तुम्हारा भाग्य भी सोने वाला है। महारानी कैकेयी बोली, नहीं ये बता, तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, क्या बात है? तो सुनो, मंथरा क्या कहती है कि सुबह सुबह श्री राम को राजा बनाया जाएगा और तुम्हें कुछ पता नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महारानी कैकेयी को यह विचार सुनकर अच्छा लगा कि बुरा लगा? बहनों बोलो जोर से, है जी? जो बुरा कह रहे हैं उन्होंने रामायण ठीक से देखी नहीं। सुनो, बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि अपने गले का हार उतार करके पुरस्कार के रूप में मंथरा को दिया कि तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। लेकिन मंथरा को यह बात अच्छी नहीं लगी।
और मंथरा ने अपने विचारों को इतना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया कि कैकेयी का दिमाग खराब कर दिया। मैं उसी मुद्दे पर रहूंगा, चिंता नहीं करना, और मैं आपको बिठा कर रहूंगा कि चल क्या रहा है और हमें किस ओर जाना है, यह देखना है। महारानी कैकेयी को राम का राज्याभिषेक अच्छा लगा, लेकिन मंथरा ने दिमाग इतना परिवर्तित कर दिया कि अब मंथरा से उल्टा पूछती है कैकेयी कि ये बता मैं क्या करूं, यानी करना क्या है? तुझे 2 वरदान पड़े हैं पुराने, उनको मांग ले। हाँ ठीक, लेकिन ऐसे ही मत मांग लेना, जब तक नहीं मांग लेना। कब तक? जब तक कि राजा पूरी तरह विश्वस्त नहीं हो जाए कि अब ये हमें हमारे दिए हुए वरदान दे ही देगा। खैर, बेस ऐसा बनाया, मंथरा के कहने पर बाल बखेर लिए, आभूषण फेंक दिए, कपड़े मैले कुचैले फटे पुराने पहन लिए। अच्छा, कल्पना करके देखो थोड़ी देर, किसी घर की गृहिणी ऐसे माहौल में लेटी हो और बाहर से घर का मालिक आए तो घर के मालिक के हालात क्या होंगे? अरे बोलो। और ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा ही माहौल बना रखा है मेरे देश में, लोगों को तनाव है, तनाव। अच्छा बोलो, लोग समाज में सहज जी रहे हैं या तनाव है? बोलो। कोई सहजता नहीं है यहाँ, कोई विश्वास नहीं करता किसी पर। और सुनना जरा, मैं आपको एक समाज का दृश्य दिखाना चाहता हूं। जैसे ही राजा आए, राजा घबरा गए, वानी चल क्या रहा है भाई? महारानी से आकर कहा बड़ी शालीनता से, बड़ी विनम्रता से, बड़े धीरे से, देवी जी तबीयत तो ठीक है, तबीयत खराब हो तो वैद्य को बुलाया जाए। क्या किसी ने कुछ कह दिया है? अगर किसी ने कुछ कह दिया हो तो उसे दंडित किया जाए। बोलो। अब देवी जी कैसे बताए कि क्या हमारे दिमाग में कहां क्या प्रोग्राम है? देवी जी ने कहा, महारानी कैकेयी ने, तबीयत बिल्कुल ठीक है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो फिर राजा कहता है फिर ये प्रोग्राम बनाने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 वरदान थे, इसीलिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो राजा क्या कहता है? राजा ने कहा, देवी तुम जिस परिवार में रहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कौन सा परिवार है ये? अरे ये परिवार ऐसा है जहां प्राण तो जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं जा सकते। तुम बोलो, मैं देने को तैयार हूं। तब रानी कहती है ना, मुझे विश्वास नहीं है। तो राजा कहता है, तुझे विश्वास कैसे दिलाऊं? मेरे 4 बेटे हैं, मैं चारों की शपथ लेता हूं, और तुम जानती हो राम मेरा सबसे प्रिय, मैं राम की शपथ लेकर के बोलता हूं। बोलो। तब रानी को विश्वास हो गया, वरदान दे देगा। तो वरदान क्या मांगा? पहले वरदान में भरत को राज्य अभिषेक, और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का। राजा दशरथ हाथ जोड़ता है, विनम्रता करता है और कहता है, देवी तुम इस वरदान को बदल लो। राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे राम को तुम प्यार करती हो, तुम्हें राम प्यार करता है, अपनी मां से ज्यादा प्यार करता है। तुम कहती हो मैंने ही बच्चे को जन्म नहीं दिया है, राम मेरा ही बेटा है। लेकिन आज क्या हो गया है? और राजा यहां तक कहता है, देवी अगर राम वन को चला गया तो मैं जीवित। अच्छा इससे बताओ, इससे भी कोई और ज्यादा हद होती है क्या? सारी हदें पार कर दी कि अब मैं बच नहीं सकता। लेकिन कैकेयी का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया था कि कैकेयी किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब आपकी समझ में क्या आया इस चर्चा सुनकर? जरा बोलो एक बार, जय श्री राम। आवाज कम आ रही है, बोलो जय श्री राम। आपने जितना अच्छे से, श्रद्धा से आपने जय श्री राम बोला है, क्या ऐसे ही पूरे देश में जय श्री राम बोला जा सकता है? आवाज नहीं आ रही आपकी? क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि लोगों के दिमाग खराब हो चुके हैं। अरे जब कैकेयी उसकी मां है, सबसे ज्यादा प्यार करती है, जब उनका दिमाग खराब किया जा सकता है तो कितनी मंथराएं, कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं जिन्होंने देश का दिमाग खराब कर रखा है। जिनको राम आज अच्छे नहीं लगते, जिनको गीता अच्छी नहीं लगती, जिनको गंगा अच्छी नहीं लगती, जिनको राम अच्छे नहीं लगते, जिनको वेद अच्छे नहीं लगते, जिनको सनातन अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने देश का दिमाग खराब कर रखा है। अब शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस देश को नुकसान कितने लोग पहुंचा रहे हैं, और हम लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हानि कौन कर रहा है। मेरी बात पहुंची आप तक? अब अंदाजा लगाओ कितना काम करने की जरूरत है।
ये स्थान इतना अच्छा सुंदर सुरम्य है, यहाँ इतने ही अच्छे कार्यक्रम आंदोलन के रूप में चलने चाहिए ताकि बेटियों में भी काम हो सके, बहनें भी ये सब सम्मेलन बना करके अपना एक गुट बना करके एक संगठन बना करके गांव में काम कर सकती हैं। और ऐसी बहुत फालतू बातें चल रही उनको रोका जा सकता है। पुरुष भी संगठन बना करके यहाँ काम कर सकते हैं। तमाम उल्टे काम हो रहे हैं मेरे नगरों में, मेरे गांव में, मेरे देश में, उनको ठीक किया जा सकता है। तो यह है प्यारे बंधुओं, दिमाग इतना ज्यादा खराब किया है मेरे देश का, इतना ज्यादा खराब किया है कि आपको शायद अंदाजा नहीं है। क्या खराब किया है? जिस देश में लड़का लड़का शादी करते हो, बोलो दिमाग कम खराब है कि ज्यादा? अरे जोर से बोलो, आनंद लो। लड़का लड़का शादी करते हो, लड़की लड़की शादी करती हो। अच्छा, हो रहा है कि नहीं? अरे आजकल तो सब नेट चला रहे हैं, नेट के माध्यम से सब पता चल रहा है कि कहां क्या हो रहा है। बाबा रामदेव ने एक बार इस पर टिप्पणी की। स्वामी रामदेव कहते हैं, रे नालायको, तुम्हारे माँ बाप ऐसे होते कम से कम तुम ना पैदा होते। चल रहा है। अच्छा, ये तो कितना खतरनाक है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है कि लड़का लड़की शादी से पहले लिव इन में चले जाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है? बुजुर्ग लोग समझ रहे हैं? लिव इन, शादी से पहले लड़का लड़की साथ रहते हैं, व्यभिचार करते हैं, कि लड़की गर्भिणी हो जाती है और जब शादी की बात नहीं बनती तो गर्भपात करते रहते, आत्महत्या करके मर रहे। अब बताओ, दिमाग थोड़ा खराब है कि ज्यादा खराब है? कैसे ठीक करोगे इस दिमाग को? इस ठीक करने का केवल एक मंच है जिसका नाम आर्य समाज है। इस आर्य समाज की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आदमी का दिमाग ठीक हो गया, सब ठीक हो जाएगा। केवल दिमाग ही तो ठीक करना है, खराब तो दिमाग ही तो हुआ है। इसीलिए प्यारे बंधुओं, मेरा आपसे विनम्रता से आग्रह है कि आप इस आंदोलन को तेज करो। और अगर आप इसे ऐसे समझना चाहें तो और अच्छी बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मुंशी राम। नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुनो। शायद मंच पर आप लोगों ने देखा नहीं, फोटो नहीं लगाया है। मंच पर फोटो लगाया जाता है और उनका नाम है स्वामी श्रद्धानंद। जोर से बोलो, क्या नाम है? महर्षि दयानंद महाराज के बाद अगर किसी का सम्मान के साथ नाम लिया जाता है तो उनका नाम क्या है? स्वामी श्रद्धानंद। लेकिन मैंने आपको पहले नाम बताया मुंशी राम। तो ये मुंशी राम एक नौजवान है और सारे बुरे काम करता है। ऐसा कोई अवगुण नहीं है जो उसमें ना हो, चाहे वह व्यभिचार हो, चाहे वो मांसाहार हो, चाहे शराब हो, चाहे नास्तिकता हो। दिमाग सबसे ज्यादा खराब तो उसका है जो भारत की सनातन परंपरा को मानता ही नहीं है, और उसमें भी न संस्कृति को मानता, न देवी देवता को मानता है, न किसी परमात्मा को मानता है। और ऐसा व्यक्ति, उनके पिताजी थे नानक चंद। बरेली की घटना है, महर्षि दयानंद का व्याख्यान होना था, तो वह नानक चंद उस समय कोतवाल थे। उन्होंने व्यवस्था दी और व्याख्यान सुनकर घर आए तो अपने मुंशी राम बेटे से कहा, रे बेटे, हमारी नगरी में एक बहुत बड़ा पंडित आया, तो उसका एक बार भाषण सुन ले। वो गया और ये विचार से गया कि जाएंगे तो सही, लेकिन पीछे जाके खड़े होंगे, बात समझ में आई रुकेंगे, नहीं तो चल पड़ेंगे, कह देंगे गए तो थे लेकिन मतलब की तो कोई बात थी नहीं वहां। मुंशी राम गया, सबसे पीछे खड़ा हुआ, लेकिन वह एक क्षण के लिए भी वहां से नहीं जा सका। 3 दिन तक व्याख्यान सुनता रहा और 3 दिन के बाद महर्षि दयानंद से बार बार प्रवचन करता रहा, प्रश्न करता रहा, उत्तर लेता रहा। और जब उत्तर सारे मिल गए तब उसके जीवन का परिवर्तन, मस्तिष्क परिवर्तन ये हुआ कि क्रांतिकारियों में सबसे पहले उसका नाम लिया जाता है। हिंदी का आंदोलन चलाने वाला, गुरुकुल सबसे पहले खोलने वाला, बालिकाओं की पाठशाला सबसे पहले खोलने वाला, इन मस्जिदों पर, मुसलमानों की मस्जिद पर सबसे पहले भाषण देने वाला, और जो मुसलमान बन गए थे उनको फिर से हिंदू बनाने वाला सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम स्वामी श्रद्धानंद है। और आप परिवर्तन देख सकते हैं, बिगड़ा हुआ व्यक्ति जब इतना सुधर करके राष्ट्र कल्याण का कार्य कर सकता है तो आप ये निश्चित मानो कि इस मंच के सामने जो व्यक्ति आएगा उसका मस्तिष्क कितना बदल जाएगा कि वह कल खुद तो कल्याण के रास्ते